फर्स्ट एड रिलेटेड विद हार्ट ब्लड एंड सर्कुलेशन। आज के इस वीडियो में हमें यही कवर करना है। बहुत इजी, बहुत सिंपल टॉपिक है और बहुत पसंद आएगा आप सभी लोगों को। लेकिन उससे पहले हम कवर करेंगे हार्ट ब्लड एंड सर्कुलेशन आखिर क्या है। इसको अच्छे से कवर अप करेंगे 1 मिनट के अंदर। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक तो पहुँचा ही दो यार, उनका भी भला हो जाए। उनका भला नहीं सोचते हो आप? चलो चलो देखते हैं। इसके इस टॉपिक में 1 मिनट के अंदर हमें कवर करना है हार्ट क्या होता है। हार्ट क्या होता है? हार्ट, ह्यूमन जो हार्ट है वो 4 चैम्बर हार्ट है, यानी कि इस तरीके से 4 कमरे हैं हार्ट के अंदर। ये वाला पोर्शन पूरा राइट होता है, ये वाला पोर्शन लेफ्ट होता है। ये लेफ्ट एट्रिया, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। होता क्या है, जो ये हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो एक पंपिंग ऑर्गन है। पंप करता है किसको? ब्लड को। अब ब्लड क्या है? ब्लड एक कनेक्टिव फ्लूइड है जो कि पूरे बॉडी को, हमारी पूरी बॉडी को यही ब्लड एक दूसरे से जोड़ के रखता है। जो ये ब्लड है वो 2 टाइप, इसमें मतलब 2 कंपोनेंट्स है। एक एकदम फ्लूइड कंपोनेंट्स है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और एक सॉलिड है जिसमें हम मतलब बोल सकते हैं सारे सेल्स को देखते हैं, सारे सेल कॉर्पसल्स को देखते हैं, जैसे कि RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा है, इसकी ये खास बात है, इसके पास में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है, यानी कि वाटर को होल्ड करके यही रखता है। जो RBC है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, जो WBC है वो किल करता है जर्म्स को, जो प्लेटलेट्स है वो क्लॉथिंग फैक्टर है, क्लॉथ करता है, यानी कि जब भी हमें कोई खरोंच चोट लग जाती है तो जो धक्का सा जम जाता है, दैट्स क्यों ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स मौजूद है। अब ब्लड को तो अच्छे से समझ लिया, अब हार्ट को समझ लेते हैं। जो ये हमारा हार्ट है, ये 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। जो ब्लड है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। और एक होता है ऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है लेकिन CO2 की मात्रा कम है। अब ये जो ब्लड, हमारे जो खून है, ब्लड को ऑक्सीजन और CO2 कौन लेता है, यानी कि हमारी बॉडी में एक ऑर्गन और है, लंग्स, जो कि थोड़ा सा यही एक काम करता है, यानी कि जो लंग्स है वो ऑक्सीजन देता है टू दी ब्लड। जो हम एटमॉस्फेयर से लंग्स को ऑक्सीजन, लंग्स तक अपनी ऑक्सीजन लेके जाते हैं, वो जो लंग्स है वो ऑक्सीजन देता है ब्लड को, और ब्लड से CO2 लेता है ताकि वो इसे सराउंडिंग में फेंक सके। क्योंकि जो ये ब्लड है हमारे लिए थोड़ा सा हार्मफुल रहता है। कौन सा ब्लड? CO2 ब्लड। ऐसा ब्लड जिसके अंदर CO2 की मात्रा ज़्यादा है उसको बोलते हैं डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड। अब आ जाएगा समझ में कि सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। तो राइट एट्रिया के पास में पूरी बॉडी से आता है डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड। ठीक है, डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड जो कि सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवास लेकर आती हैं। अब जो ये राइट एट्रिया है ये ब्लड को एक्सेप्ट करता है, राइट वेंट्रिकल्स को दे देता है। जब ये राइट वेंट्रिकल्स को देता है तो जो ये राइट वेंट्रिकल्स है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास में जाती हैं। किसके थ्रू? पल्मोनरी आर्टरी के पास में। अब इसके पास में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब जो लंग्स है उससे आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, लंग्स जो है इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 ले लेगा और ऑक्सीजन दे देगा। ठीक है, अब जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रिया के पास से आता है, लेफ्ट एट्रिया के पास कौन लेके आता है? पल्मोनरी वीन्स। और जो लेफ्ट एट्रिया है वो देता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स को। लेफ्ट वेंट्रिकल्स के पास में ब्लड आता है और ये जो ब्लड है वो जाता है ओर्टा के थ्रू टू दी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि ये जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और हमारी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ही ज़रूरत होती है। अब जो इन सभी चैम्बर में, चारों चैम्बर में से सबसे थिक चैम्बर जो होता है वो लेफ्ट एट्रिया होता है, क्योंकि इसका काम भी रिसीव करना है, इसका काम भी रिसीव करके इसको देना है। तो जो लंग्स है वो ज़्यादा दूर, दिल के ज़्यादा दूर नहीं होते। आपने अगर ये पूरा स्ट्रक्चर देखा है तो आपको पता होगा कि जो लंग्स है वो हार्ट से ज़्यादा दूर नहीं होते, तो इसी वजह से दूर नहीं होते हैं। एंड लेफ्ट एट्रिया को भी रिसीव करना है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल्स को बॉडी के सभी पार्ट्स तक, ऑल बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना है ब्लड को। इसलिए जो इसका पंप करने की कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, इसे बहुत तेज़ी से पंप करना होता है ताकि आउटा अच्छे से सारे ब्लड को पूरी बॉडी तक ले जाए। ये पूरा था ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में। आइए चलते हैं कि अगर फर्स्ट एड के बारे में बात करनी होगी तो हम किस तरीके से बात करेंगे। लेट्स गेट। एक बात को बता दूं, इसके जो 3 टॉपिक और थे वो डिस्कस कर चुके हैं, हम हमारे चैनल पर अपलोडेड है।
प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें और बहुत अच्छी, इजी और शानदार लगेगी आपको। हृदय जो है वो हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि हमें पता है। इसकी जो संरचना है वो हमारी पूरी बीमारियों को मतलब जो हमारी बीमारी है, हमारे हार्ट की अगर कोई बीमारी होती है, उसका मेन कारण होता है बसा। बसा मतलब फैट मतलब जानते हो ना, जिससे बोलते हैं कोई मोटा आदमी दिखता है तो बोलते हैं इसके अंदर फैट बहुत है। तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसके अंदर जो फैट की मात्रा है वो कम हो, अगर आप फैट युक्त खाना खा रहे हो, मतलब जिसमें फैट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो आपको शारीरिक मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मान के चलो आपने फैट बहुत खा लिया लेकिन आप शारीरिक मेहनत नहीं करते हो, तो आपको कोई ना कोई बीमारी देखने को मिलेगी। यही जो चीज़ है वो ज़्यादा देखी गई है शहरों के अंदर। शहर लोग क्या करते हैं, बहुत फैटी फैटी खाना खाते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं, तो इसलिए वो बहुत मोटे मोटे दिखने लगते हैं, उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां भी बन जाती हैं। अब जो गांव के लोग हैं वो लोग तो ऐसा फैट वाला खाना कम खाते थे, लेकिन आजकल शहरों की देखा देखी गाँव में भी ये सब चीज़ों का प्रचलन आता जा रहा है। तो गांव में भी ये बीमारियां अब देखने को मिलने लगी हैं। औरतों की तुलना में आदमियों को यह बीमारी अधिक होती है, यानी कि अगर औरतों और आदमियों का कंपैरिजन किया जाए तो ये जो बीमारी है वो औरतों के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। अब जो रक्त परिसंचारण तंत्र की जांच करना है, यानी कि रक्त परिसंचारण तंत्र की हमें जांच करनी है, जिसके अंदर दिल, खून की नलियां आकर पूरे शरीर के अंदर, दिल एक हमारा हार्ट और एक खून की नलियां, यानी कि जो वेसल्स हैं और ब्लड वेसल्स एंड ऑल, ये पूरी बॉडी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स जाल नेटवर्क बनाकर रखी होती है, ताकि ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट कर सके। जो इन दोनों भागों की जो बीमारियां हैं वो एक अलग अलग होती हैं, और लेकिन ये जो दिल और खून है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि कौन कौन से नाड़ी, खून का दबाव, सिराओं और दिल की आवाज़, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपको पैर, लीवर, पेट में सूजन देखने को मिलती है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत ही धीमे धीमे हो रहा है। इसका जांच करना ज़्यादातर हृदय वाहिकाओं की बीमारियों का पता चल जाता है। नाड़ी की दर जो वयस्क लोग होते हैं उसके अंदर 60 से 80 पर मिनट देखी गई है, और औसत दर जो देख सकते हैं हम, नॉर्मली कह सकते हैं 70 होती है। जो बच्चा जन्म लेता है उसकी पहली नाड़ी जो होती है वो दुगनी होती है, यानी कि 140 होती है। हमारे अंदर 70 है और बच्चे के अंदर 140 होगी, लेकिन जन्म के समय 100 या फिर बोल सकते हैं उससे अधिक ही होती है, नॉर्मली बोल सकते हैं 140 ही होती है। आपके अंदर अगर आपकी जो नस है वो बहुत जल्दी 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 धड़क रही है, तो वो किस रीजन से धड़क रही होगी? या तो आपने कुछ ऐसा चौंकने वाली चीज़ें देख ली हैं, या तो आपने कुछ ज़्यादा ही व्यायाम कर लिया, या तो आपको बुखार आ गया, या फिर आपके अंदर बहुत उत्तेजना आ रही है, आपके अंदर बहुत चाह आ रही है किसी चीज़ की। तो ये सभी जो है वो हमारी दिल की धड़कनों को बढ़ाती हैं। और जब हम कभी का ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तब भी हमारी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो अगर हम दौड़ लेते हैं थोड़ा सा तब भी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। तो ये सब हमारी तेज़ दिल की धड़कनों का रीज़न है। अब जो नाड़ी है वो तेज दो तरीके से भी होती है, निर्जलन और संचरण शोक। संचरण शोक का मतलब ये होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर से खून जो है वो बहुत ही ज़्यादा निकल चुका है, या फिर बोल सकते हैं पानी निकल चुका है, तब भी हमें जिससे खून की कमी हो जाएगी, एंड उससे क्या हो जाएगा, नाड़ी तेज हो जाएगी। कुछ बीमारियों में नाड़ी की दर अपेक्षित 70 प्रति मिनट से भी कम देखी जाती है, यानी कभी कभी आपकी ये ज़्यादा हो गई तो दिक्कत है, कम हो गई तो दिक्कत है। 70 है मतलब 70 होनी चाहिए। अब जो ये तेज नाड़ी होती क्यों है, रीजन यही है कि हमारी बॉडी को जब खून की ज्यादा जरूरत होती है तब हमारी बॉडी जो है वो जो ये पंप है, जो हार्ट जो पंप करता है वो बहुत जल्दी जल्दी पंप करने लग जाता है। और जब हार्ट ज्यादा जल्दी से पंप करेगा तो तेज नाड़ी होना स्वाभाविक है। हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन देख लेते हैं। यहाँ पर हम हार्ट एंड ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर अंगों में संचारण करके जो कोशिकाएं होती हैं वो सिराओं द्वारा हृदय, अभी जो पूरा का पूरा हमने पूरा फ्लो चार्ट देखा था ना, ये वही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए कि 1 मिनट के अंदर जो हमारा दिल है वो 70 बार धड़कता है, यानी कि बोल सकते हैं कि 1 सेकंड के अंदर 0.8 सेकंड के अंदर ये जो है एक बार धड़क जाता है। ठीक है।
अगर आप पर्याप्त पानी आपके शरीर में नहीं होगा तो आपको कोई ना कोई दिक्कत होगी, लेकिन इसके लिए हमें पर्याप्त पानी चाहिए होता है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपकी बॉडी के अंदर पर्याप्त पानी होना ही ज़रूरी है। रक्त परिसंचालन का ठीक होना शरीर के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी को ब्लड नहीं मिलेगा तो दिक्कत होनी ही है, तय है भाई, ठीक है। लेकिन अगर बोल सकते हैं कि खराब रक्त प्रवाह हुआ, या तो न कि केवल स्मृति को जोड़ करता है, यानी कि अगर मान के चलो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है तो आपकी मेमोरी खराब हो जाएगी, बल्कि दस्त, पेट दर्द, कब्ज जैसी बीमारियां लगी रहेंगी आपको। इसलिए पानी ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा पियोगे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, अच्छा रहेगा सब कुछ। छाती की तकलीफ, यानी कि चेस्ट जो है, चेस्ट जो है आपका, उसमें दर्द हो या फिर हल्का दर्द हो या फिर जलन की महसूस हो, ऐसे लग रहा है कुछ चुभ रहा है, दर्द हो, गर्दन या कंधे में तक फैलने वाला दर्द हो, तो उसमें आपको पहचानना जरूरी है कि आपको किस किस टाइप का दर्द हो सकता है। सीने में दर्द किसी बीमारी के अलावा दूसरी वजह से भी हो सकता है, जैसे आपने कभी कोई भारी सामान उठा लिया, सीने पर चोट लगा दी, किसी ने घूंसा मार दिया, किसी ने थप्पड़ मार दिया, या फिर बोल सकते हैं खाने आपने अच्छा कुछ खाया नहीं, खाने की जगह आपने सीधा, मतलब बोलते हैं अच्छे से चबाओ, आपने चबाने की जगह सीधा निकल लिया, तब भी आपको चेस्ट में दर्द देखने को मिलेगा। उपचार, ट्रीटमेंट क्या क्या है? सीने में होने वाली जलन को रोकने के लिए खाने में कम से कम 2 घंटे तक लेटना नहीं चाहिए, यानी कि अगर आपके सीने में जलन होती है तो खाना खाने के 2 घंटे बाद तक आपको लेटना नहीं चाहिए। चर्बी, फैट वाली चीज़ें, चॉकलेट, खट्टी चीज़ें, इन चीज़ों से दूर रहें। एसिडिटी के अगर लक्षण देखने को मिलते हैं तो तुरंत कम कर सकते हैं आप। आजकल एसिडिटी के लिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में मिल रही हैं। ब्लीडिंग, ब्लीडिंग क्या है? ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है यार, कि आपके शरीर में कहीं पे चोट लग जाए, उससे क्या होगा, ब्लीडिंग हुई। अब जो ये ब्लीडिंग है वो 2 तरीके से हो सकती है, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब जो खून है वो शरीर के बाहर बहे, और इंटरनल मतलब बहे लेकिन शरीर के अंदर ही बहे। शरीर के बाहर खून बहेगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है ना उसे पता लगाना कि हाँ भाई मुझे दर्द हो रहा है, चोट लगी है, दिख रहा है खून। लेकिन शरीर के अंदर जब बह रहा होता है तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल्स दे रही होती है, वो भी हम वीडियो इस आगे जो वीडियो है उसमें कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले पहचान है कि जो एक्सटर्नल ब्लीडिंग है वो किस तरीके से होगी। धमनी में रक्त झटके के साथ निकलेगा और धमनी से रक्त हृदय और अंगों तक की ओर बहता है। धमनियाँ जो है वो शुद्ध रक्त प्रवाहित करती है, जो धमनियाँ होती है वो शुद्ध रक्त को प्रवाहित करती हैं। अगर झटके से खून निकले तो समझ जाना धमनियों से खून निकल रहा है। अब जब धमनियों से खून निकल रहा है तब उपचार क्या है, और फिर यहाँ पर है कि कोशिका आगे हम कवर करेंगे, देखते जाओ। सिराओं से होने वाला रक्त स्प्रा, ठीक है, सिराओं से भी खून बहेगा तब अलग उपचार है, अभी धमनियों से खून बह रहा है तो अलग उपचार है। उपचार है घायल व्यक्ति को उपस्थित अच्छी कंडीशन में लेटा देना और उसके दिल को उसके अंगों से ऊंचा रखना है, कि इससे ज़्यादा रक्त जो है वो बहेगा नहीं, क्योंकि जो घाव में जिस धमनी से रक्त आ रहा है उसे दवा, मतलब जहाँ से खून निकल रहा है उस बंदे के किसी के भी, तो वहाँ पर एक प्रेशर जनरेट करें ताकि खून और ना बहे, ठीक है, खून और ना बहे। आई थिंक अच्छे से दिख रहा है आप सभी को। दबाव के तुरंत बाद रुई लगा दें और टूर्निकेट बांध दें, ठीक है। यदि कांच या फिर कोयले से घाव लगाए तो तुरंत निकालने का प्रयास करें, और फिर पता है ना, कांच अगर चुभाए तो डॉक्टर ही ड्रेसिंग करेगा। रक्त स्प्रा रोकने के लिए टिंचर आयोडीन फेरिक क्लोराइड का घोल लगाना चाहिए अगर धमनियों से खून निकल रहा है। कोशिकाओं द्वारा रक्त स्प्रा, कोशिकाओं द्वारा भी रक्त स्प्रा होता है, यानी कि यह पतली एवं सक्रिय होती है और इसमें रक्त स्प्रा बहाव तेजी से नहीं होता, यानी कि इसमें जो है वो तेजी से खून नहीं निकल रहा होता है। इसमें जो रक्त बहाव है वो गति धीमी होती है। रक्त का रंग मटमैला रंग होता है, मटमैला रंग आपने देखा होगा, उस रंग का इसके अंदर कोशिकाओं का द्वारा रक्त स्प्रा होता है। कोशिकाओं में रक्त शरीर के परिसंचारण करते हुए देर में पहुंचता है, इसलिए इसका यहाँ पर जो रक्त है वो अशुद्धि, मतलब यहाँ पर बोल सकते हैं जो रक्त होगा अगर कोशिकाओं द्वारा निकला है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। उपचार क्या क्या है? घायल अंग को हृदय से ऊंचा रखना है। रक्त स्प्रा को रोकने के लिए हमें टिंचर आयोडीन पिसी
फिटकरी का इस्तेमाल करना है जो कि खून रोकने के काम आती है, और शरीर में रक्त बहने वाले स्थान को हमें दबाव देना है जिससे ब्लड और फ्लो ना हो। सिराओं से अगर रक्त स्प्रे होगा तब क्या करना है, सिराओं से रक्त रुधिर धमनियों के विपरीत समान गति से बहता है, और इसका जो रंग होता है वो गहरा बैंगनी रंग होता है, क्योंकि इसमें डाइऑक्साइड और यूरिक अम्ल और लवण अम्ल मिले होते हैं जो बिना झटके के लगातार बहते हैं। धमनी और कोशिकाओं द्वारा जो परिसंचार अशुद्ध जाने पर फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए सिराओं द्वारा वापस आता है। यानी जो धमनियों और कोशिकाओं द्वारा जो ब्लड होता है वो अशुद्ध होता है, और फेफड़ों तक जो पहुंचता है खून वो सिराओं द्वारा पहुंचता है। यदि बोल सकते हैं कि सिराओं के अंदर भी अशुद्ध रक्त होता है। अब इसका उपचार क्या है, घायल के रक्त बहने वाले अंग को हृदय से नीचे लेटाना, यानी कि अगर धमनियों से खून निकल रहा है, गहरा बैंगनी रंग है, तो आपको हृदय को नीचे की तरफ रखना है और लेटाना है, क्योंकि सिराओं में जो रक्त है वो हृदय की ओर जाता है, हृदय की तरफ जाता है। टिंचर आयोडीन और सिवाजोल का चूर्ण बुड़कर पट्टी बांध लेना चाहिए, और शरीर के रक्त वाले स्थान पर दबाव डालना चाहिए जिससे जो खून है वो ज़्यादा न बहे। यदि रक्त स्थान न रुके, जो रक्त स्प्रे है वो ना रुके, तो निकटतम बिंदु को दबा देना चाहिए। बर्फ की गीली पट्टी से रक्त जो स्प्रे है उसमें कमी आती है, रक्त बहने में कमी आती है। अब है फूलनी सिराओं से रक्त स्प्रे, फूलनी जो सिराएं होती हैं उनसे रक्त स्प्रे पहचानना कैसे है, अधिक परिश्रम करने या अधिक समय तक खड़े रहकर कार्य करने, यानी कि जब हम ज़्यादा मेहनत कर लेते, ज़्यादा परिश्रम कर लेते, ज़्यादा देर तक खड़े रहते हैं, तो जो सिराएं हैं उनमें खिंचाव आ जाता है, और फैलने की वजह वो मुड़कर गांठें बना लेती हैं। इससे जो सिराएं हैं वो फूली हुई दिखने लगती हैं, और गांठों वाली सिराओं के नाम से इन्हें जाना जाता है। अत्यधिक खिंचाव के कारण सिराओं में जो कपाट लगे हुए होते हैं, जो वाल्व्स होते हैं वो टूट जाते हैं, और जिसके कारण उन्हें छोड़ दिया जाता है। इस स्थिति में चोट है और जो ब्लीडिंग है वो अधिक हो जाती है। घायल को आराम करने की स्थिति में लिटाएं, सबसे पहले उसे उसके अनुसार ऊंचा और नीचा देख ले सभी अंगों को, एंड रक्त बहाना रोकने के लिए दबाव बिंदु पे पॉइंट दबाएं, और घाव दोनों ही कसकर पट्टी बांध लें। अब है आंतरिक ब्लीडिंग। आंतरिक ब्लीडिंग हुई तब क्या करना है, आंतरिक ब्लीडिंग मतलब इंटरनल ब्लीडिंग। अचानक चोट लगने पर, यानी कि चोट जो अंदर रक्त वाहिना है, यानी जो ब्लड वेसल्स है उनमें चोट लग जाती है, जिससे जो खून है वो बहता है लेकिन शरीर के अंदर बहता है। हम आंखों से नहीं देख पाएंगे हमारे खून बह रहा है, लेकिन इसके कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। अमाशय की रक्त वाहिनियां फटने पर बमन से रक्त आता है, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। आंतों की रक्त वाहिनियां कटने से मल में रक्त आता है। तो ये चीज़ें सीखो, ठीक है। पहचानेंगे कैसे, सांस लेने में कठिनाई होगी और व्यक्ति को बेचैनी घबराहट ऐसा फील होगा, ठीक है, और नाड़ी की गति में थोड़ा सा धीमी आ जाएगी, शरीर ठंडा पड़ने लग जाए क्योंकि ब्लीडिंग खून बह रहा है, और जो प्यास है वो बहुत ज़्यादा लगने लगेगी, पसीना आने लगेगा। होठ और जो चेहरा है, होठ जो है वो नीले पड़ जाएंगे, जो चेहरा है वो पीला पड़ जाएगा, नीला पीला ऐसे याद कर लो, होठ नीला चेहरा पीला, ठीक है। जो रोगी है वो कमज़ोर सा दिखने लगेगा, उसे एकदम कमजोरी फील होने लगेगी, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की भी तो कमी हो रही है। अल्टीमेटली उसकी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है। उपचार क्या क्या है, डॉक्टर के पास लेके जाए, सीधी सी बात है, सिंपल है। हवादार स्थान पर लेटाएं, उससे ज़्यादा ऐसे भीड़ ना करें, रोगी को खाने पीने की कोई भी वस्तु नहीं देनी है। बर्फ़ चूसने के लिए दीजिए, बर्फ़ चूसने के लिए देना है, और मुंह में पानी की छींटें मारते रहिए ताकि वो बेहोश ना हो जाए। अब दबाना किधर किधर है, मान के चलो आपको पता लगाना है कि कहाँ से खून बह रहा है, अभी पता नहीं है ना पक्की कि कहाँ से खून बह रहा है, तो दबाने की किस एरिया को है। गले में श्वास नलिका के बगल में दबाना है, कान के नीचे सामने की ओर दबाना है, जबड़े के कोड़े बनाते हुए 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाना है, दबाना है। हंसली की हड्डी के अंदरूनी भाग पर के पीछे की ओर दबाना है, भुजाओं के अंदर की ओर दबाना है, पेड़ों में दबाना है। आज के इस वीडियो में बहुत इतना ही, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, हर्ट थोड़ा सा लॉन्ग था। एंड अब आगे वीडियो में हम कवर करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स, जो कि अप्रोक्स आपको देखने को मिल जाएंगे, 40 या 50 तो देखने को मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात ज़रूर होगी हमारी। अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए हमारे चैनल पर, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।